my YouTube channel. So in this particular video I will start to the class 12th home science जिसका हम आज चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे एंड इस वीडियो में हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 1 की मैं एक्सप्लेन करूंगी जिसका हमारा टाइटल है कार्य, आजीविका तथा जीविका, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो वर्क, लिवलीहुड एंड करियर। तो करियर ऑप्शंस के बारे में, वर्क के बारे में, लिवलीहुड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में। एंड कोशिश करूंगी मैं कि हमारा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए चैप्टर। एंड ये वीडियो जो है टोटली हिंदी मीडियम पर ही बेस्ड रहेगी। इफ़ आपका मीडियम हिंदी मीडियम है तो फिर आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड एक्सप्लेनेशन जो होगी और जो नोट्स होंगे दोनों ही काफ़ी ईजी होंगे, बहुत ईजी रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्य, यानी कि कार्य किसी कहते हैं किसी भी काम करने को कार्य कहा जाता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में वर्क कहते हैं। तो कार्य को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे और सबसे फर्स्ट टॉपिक ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो चैप्टर की हेडिंग है, टाइटल है, वो क्या है, कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो हमें सबसे पहले कार्य के बारे में ही पढ़ना है, वर्क के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझिए। वह गतिविधियाँ जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं वह कार्य कहलाती हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज़, कार्य कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ जो हम किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम करते हैं उसको कहते हैं कार्य, यानी कि काम। यानी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतलब उद्देश्य हम कहते हैं किसी भी गोल को, हम कोई भी काम करते हैं तो अपना गोल पूरा करने के लिए करते हैं। तो जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, तो आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल यही है कि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझना है, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो देखने का भी एक कार्य चल रहा है, कार्य हो रहा है ये। तो हर चीज़ एक कार्य है। कोई और टीचर है वो पढ़ा रहा है तो वो भी एक कार्य कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, अपना कार्य, उसको क्या है, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है। उसका भी कोई गोल हो सकता है अपना। और जैसे कोई दफ्तर जाता है, ऑफिस जाता है, वो भी अपने क्या करता है, कार्य करता है, अब वहाँ जाके अपना काम करता है। वो भी किसी अपने गोल पूरा करने के लिए, उसको सैलरी चाहिए होती है, उसको प्राप्त करने के लिए उसका वो गोल होता है, या कुछ और भी गोल हो सकता है। उसको नए संबंध भी स्थापित करने होते हैं, या कोई ऐसा कार्य हो रहा है, वो काम भी कर रहा है और अपनी अपनी नई पहचान भी बनाता है। इंसान अगर कहीं कार्य करने जा रहा है, कोई भी काम करने जा रहा है, तो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में, कार्य से व्यक्ति खुद की पहचान बनाता है और नए नए संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि अगर कोई भी इंसान है वो कार्य करने, कोई भी काम करने कहीं दफ्तर या फिर ऑफिस में जा रहा है, तो वो वहाँ पर कई लोगों से मिलेगा, तो उसके नए नए रिलेशन कायम होंगे, नए संबंध बनेंगे, वो बहुत सारे लोगों को जान पाएगा। तो वो क्या है, वो अपनी नई पहचान भी बना रहा है। तो कार्य करने से व्यक्ति की नई पहचान भी बनती है और नए नए रिलेशन भी, यानी कि संबंध भी स्थापित होते हैं। थर्ड पॉइंट में, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रतिभाओं और कौशलों की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हम किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें उस काम के करने की एबिलिटी होनी चाहिए, हमें क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उस काम को कर सकें। तो ये है इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आई हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कार्य क्या होता है, कोई भी काम व्यक्ति क्यों करता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है, यानी अपना कोई एम है, कोई मकसद पूरा करने के लिए, कोई अपना गोल पूरा करने के लिए वो करता है। हम गोल कह लें, चाहे हम उसको एम कह लें, चाहे हम उसको व्यक्ति का मकसद कह लें। यानी कि व्यक्ति कोई भी काम करता है तो अपने गोल को, अपने मकसद को या अपने एम को पूरा करने के लिए करता है, यानी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। तो कार्य के जो उद्देश्य हैं उसी के बारे में समझते हैं कि कार्य के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में एम्स ऑफ वर्क। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ज़्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ये मैंने नोट्स जो बनाए हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बनाए हैं। एंड टोटली जो ये नोट्स हैं ये सारे एनसीईआरटी से ही लिए हैं। इजी पॉइंट्स आपके लिए नोट्स में डाले हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में है, ज़्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम पीपल हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग, वो क्या करते हैं, वो काम इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। वो अपना जैसे पैसा क्यों चाहिए होता है, पैसा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है पैसे की। तो धन कमाने के उद्देश्य, यानी कि उनका बस मेन जो गोल होता है, मेन एम यही होता है, पैसा कमाना है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम पीपल जो है कार्य करते हैं, वर्क करते हैं।
क्यों करते हैं? अब धन इसलिए कमाना है ताकि वो अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जैसे कि भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि। कोई भी व्यक्ति, कोई आपके फादर हैं या पिताजी, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कार्य करने जाता है, किसी ऑफिस में जाते हैं आपके फादर, या हम कोई भी व्यक्ति मान लें वो ऑफिस में जा रहा है, अपने दफ्तर जा रहा है काम करने रोज़ाना, तो वो क्यों जा रहा है? वो धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा है ताकि उसको पैसा मिल सके। और पैसा क्यों मिल सके? क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है, उसको अपने परिवार की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करना है, जैसे कि अपने परिवार की जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनको ला के देना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, इसलिए वो पैसे कमा रहा है। अपने बच्चों को जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि खाना, कपड़ा आदि ये सब प्रोवाइड करना है, इसलिए वो कार्य करता है। तो मेन जो मकसद जो होता है, मेन एम जो होता है, उद्देश्य, वो यही होता है कि धन कमाने के उद्देश्य से कार्य ज़्यादातर लोग करते हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या है? कार्य से व्यक्ति की समाज में पहचान भी बनती है। यानी क्या है? कार्य से व्यक्ति की समाज में उसकी पहचान बनती है, वो फेमस होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करने अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस नहीं तो कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है, तो वो उसकी नई नई पहचान बनेगी। अगर कोई इंसान डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग उसको जान पाएंगे, वो डॉक्टर के नाम से फेमस हो जाएगा कि डॉक्टर ये साहब जो है, ये जो पर्सन है ये डॉक्टर है, तो उसका जो भी नाम होगा उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, उसकी एक डॉक्टरी में पहचान बन जाएगी। अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी क्या होगा? उसके नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा कि ये साहब इंजीनियर हैं, तो उसकी इंजीनियर में पहचान बन जाएगी, उसको लोग जानने लगेंगे कि ये इंजीनियर है। ऐसे ही अगर कोई टीचर है तो उसकी क्या पहचान बनेगी? कि ये एक टीचर है, उसकी टीचर में पहचान बनेगी, लोग उसको इसी नाम से जानेंगे कि ये एक टीचर हैं। जैसे अगर हम मान लें, अगर आपके घर के बाहर कोई शॉप है, जैसे मान लीजिए परचून की कोई दुकान है, यानी जिस पे तेल, राशन वगैरह मिलता है, तो वहाँ पर वो जो सामान बेचते हैं आपको, तो वो उनकी किस तरीके में पहचान बनी हुई? अगर उनकी दुकान पुरानी हो गई और वो काफ़ी टाइम से परचून की दुकान में काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या वो बनेगी? उनकी ये पहचान बनेगी सोसाइटी में, समाज में, कि वो परचून की दुकान चलाते हैं। यानी वो फेमस हो जाएंगे इस कार्य से। अपने कार्य से इंसान जो है अपनी समाज में पहचान भी बनाता है। आई होप आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। तो सेकंड पॉइंट यही कह रही है कि कार्य से, किसी भी काम से व्यक्ति की समाज में, सोसाइटी में पहचान भी बनती है। थर्ड पॉइंट में, किसी भी कार्य को अच्छी तरह करने से व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है। यानी अगर हमें उस कार्य में माहिर होना है, बहुत अच्छा प्रदर्शन, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है उस काम में, तो अगर हम जितना ज़्यादा, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, मैं जितनी ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगी उतना ज़्यादा मुझे अच्छी नॉलेज आती रहेगी। आप जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी। यानी यही है, हमें किसी काम में अच्छा होना है तो हमें बहुत बार वो काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको 2-3 बार इसका रिवीजन करना होगा। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप उसमें और माहिर हो जाएंगे। तो यही है कि हमें खुद की, जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा है, किसी भी कार्य को अच्छी तरह करने से व्यक्ति को विकसित कर, यानी कि कोई भी अगर काम हम अच्छी तरह करते हैं और 2-3 बार अच्छे से कर लेते हैं तो हम उस कार्य में माहिर हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता, बल्कि कई कार्य अपने कर्तव्य के रूप में भी किए जाते हैं। जैसे कि माँ का योगदान, माँ क्या करती हैं? घर के सारे कामकाज संभालती हैं। या जैसे घर में जो हमारी मम्मी होती हैं वो सारे घर के काम करती हैं, घरेलू काम। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि सारे कार्य, सारे जो काम है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। हाँ, आपकी मम्मी तो आपसे कुछ नहीं लेती, लेकिन वो फिर भी कार्य करती हैं। यानी कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो योगदान देते हैं, यानी कि उनका योगदान होता है वो करना, उनका हम ये कह सकते हैं उनका कर्तव्य होता है, यानी कि उनकी जिम्मेदारी होती है एक तरह से कि वो अपना योगदान दे रही हैं अपने घर के कामकाज संभालने में, और घर के सभी कार्य संभालती हैं। जैसे कि हम ये कह लें कि कुछ हमने इसी पॉइंट में बेसिकली यही समझा कि जो कार्य होते हैं उनका सिर्फ मेन उद्देश्य जो है वो धन कमाना होता है, लेकिन जो सारे कार्य होते हैं उनका सिर्फ यही उद्देश्य नहीं होता धन कमाना। यानी बहुत से कार्य बिना धन के भी कराए जाते हैं, किए जाते हैं।
जैसे कि माँ का योगदान, माँ घर के सारे काम काज संभालती हैं, वो भी बिना किसी लाभ के, बिना किसी पैसे के और बिना ही कोई प्रॉफिट के। उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता फिर भी करना पड़ता है क्योंकि वो उनका योगदान है और उनका कर्तव्य है। तो बेसिकली इसमें यही समझना था हमको और आपको आई होप समझ भी आया हो। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ मीनिंगफुल वर्क, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, अर्थपूर्ण कार्य। यानी अब हमें ये बात करनी है कि हमने वर्क तो समझ लिया कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, हम काम किसे कहते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि कार्य क्यों करा जाता है, किसी भी अपने गोल को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, हमने ये भी समझ लिया। और क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। अब हमें बात करनी है अर्थपूर्ण कार्य की, यानी कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है जिसे हम मीनिंगफुल वर्क कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद आए और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हो, वह कहलाते हैं अर्थपूर्ण कार्य। बेसिकली आप इसका मतलब ये समझिए, देखो कार्य तो वो होता है कि कार्य कर लिया, बस हमने कोई भी काम कर लिया, ठीक है, चाहे हमें उससे अच्छा लगे नहीं लगे, बस काम हो गया। हमने क्या अपना एक पेज जो राइटिंग कर ली वो भी एक काम है, हमारा मन नहीं कर रहा बट फिर भी हमने टीचर की डांट में काम अपना नोट्स बना लिए टीचर की डांट में, बट हमारा मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हमने कर लिया, वो तो एक कार्य हो गया। बट अर्थपूर्ण कार्य यानी कि मीनिंगफुल वर्क हम उसी को कहेंगे जिस काम को करने में हमें बहुत आनंद आ रहा हो, बहुत खुशी सी मिल रही हो। जैसे कोई भी हम अगर अपना काम करते हैं तो अपना, जैसे आप करियर चूज़ करते हैं बाद में 12th के बाद, आपको वो बनना होता है जो आपको मन करे अंदर से। जैसे मुझे मन करता है पढ़ाने का, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों को, तो मेरा क्या है, मुझे आनंद मिलता है इस चीज़ में, इसलिए मेरा जो है अर्थपूर्ण कार्य बन गया ये। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा हो, बहुत आनंद मिल रहा हो, तो वो क्या है, आपका अर्थपूर्ण कार्य है, यानी कि मीनिंगफुल वर्क। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के उस काम का, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसको उस काम की ज़रूरत हो। जैसे डॉक्टर्स की हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है, बहुत सारे बीमार लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, बच्चों को टीचर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को जिस काम की ज़रूरत होती है। तो अगर वो ऐसा काम है जिसको सोसाइटी को ज़रूरत हो और जिसे हम पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ कर सकें, हम अपना पूरा उसमें योगदान दे रहे हैं, हम मतलब अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को, और उसे करने में हमें आनंद भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है और मानसिक संतुष्टि भी मिल रही है, यानी कि जो हमारी मेंटली, तो हमें उसको मेंटली भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। संतुष्टि कहते हैं सेटिस्फेक्शन को। तो हमें मेंटली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, हर चीज़ से हमारी जो है, हमें उससे सेटिस्फाई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो काम करना। तो बेसिकली जिस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, हम उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं, हमारा उस काम में मन लग रहा है, तो उसे कहते हैं हम मीनिंगफुल वर्क। अब आप अपनी तरीके से बना के भी इसको हिंदी में लिख सकते हैं अगर आपको ये डेफिनेशन हार्ड लग रही हो तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा ये छोटा सा एक लाइन के डेफिनेशन है, छोटा सा टॉपिक है, क्या है, नौकरी। यानी कि नौकरी किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ जॉब, जॉब क्या होता है। तो हम सभी इस चीज़ से परिचित हैं, हम सभी जानते हैं कि नौकरी यानी कि जॉब हम किसे कहते हैं। ऐसा कोई भी काम, ऐसा जो कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वो कहलाती है नौकरी। बेसिकली जॉब हम उसी को कहते हैं जिसको करने, यानी कि वो जॉब में हम वो काम कर रहे हैं जिसको करने के बाद हमारा क्या उद्देश्य है कि हमें पैसा मिल जाए, हमें धन मिल जाए, यानी कि हम पैसे कमाने के उद्देश्य से वो काम करते हैं। यानी जो भी काम ऐसे हैं हमारे जो हम पैसे कमाने के उद्देश्य से करते हैं, हमारा जो मकसद है, हमारा एम जो है वो यही रहता है कि हमें पैसे मिले उस काम को करने के बाद, तो उसको कहेंगे कि ये जॉब है, यानी कि नौकरी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नौकरी किसे कहा जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से, धन कमाने के अपने मकसद से किए जाते हैं, वो कहलाती है नौकरी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है नौकरी से रिलेटेड, यानी जॉब से रिलेटेड। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, जॉब एंड कैरियर, इन दोनों के बीच हमें अंतर देखना है, यानी डिफरेंस बिटवीन देखना है, यानी नौकरी और कैरियर में क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कैरियर। तो इसको समझ लेते हैं, यानी जॉब क्या होते हैं, कैरियर क्या होता है।
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, करियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है, जबकि नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपनों को पूरा करता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारा करियर क्या होता है, करियर ये होता है जो आप 12th के बाद अपना बनाएंगे, यानी जो हम 12th के बाद स्टार्ट करते हैं। हम जब 12th कर लेते हैं अपनी, तो हम उसी फील्ड में करियर बनाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ बनना हो। अगर किसी को टीचर बनना है तो वो अपना टीचर में करियर स्टार्ट करेगा, 12th की पढ़ाई वो टीचर से करेगा। लेकिन अगर किसी को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो वो अपनी उस चीज़ में पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर के सब्जेक्ट्स में, इंजीनियर के सब्जेक्ट्स में। और अगर आप किसी को कुछ और बनना है तो वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में, जिसमें भी जिसको इंटरेस्ट होता है, वो अपना अपना सब्जेक्ट चूज़ करे जाते हैं, उसी में अपना कैरियर बनाते हैं। तो कैरियर तो हम इसको कहते हैं, और नौकरी हम इसको कहते हैं कि किसी के हम काम करने जा रहे हैं, यानी हमारा कोई बॉस होता है, हम उसके सपने पूरे करते हैं नौकरी में। यानी जो भी बॉस चाहता है, उसी के जो भी वो ऑर्डर देता है, हम उसको पूरा करते हैं। उसको जो भी वो कमांड देता है काम करने के लिए, जो भी वो बताते हैं, हम वैसे वैसे काम करते जाते हैं, उसको कहते हैं नौकरी। तो यहाँ पर यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि कैरियर में क्या होता है, व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने जो उसके सपने हैं, अपनी ख्वाहिश है, अपनी जो उसके गोल है ज़िंदगी के, उसको आगे क्या करना है वो कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है करियर में। लेकिन नौकरी में यही होता है कि वो अपने मालिक के सपनों को पूरा करता रहता है। या नौकरी में ये होता है कि कंपनी, जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहा होगा, उस कंपनी के सपनों को वो पूरा करेगा। यानी कंपनी के या फिर मालिक के अपने बॉस के सपनों को, अपने बॉस की जो भी उसकी ख्वाहिश होगी, सपने होंगे, उन्हीं को वो पूरा करेगा, अपने कंपनी के गोल को। बट करियर में अपने सपने को पूरा करते हैं, अपने गोल को पूरा करते हैं। सेकंड पॉइंट में है, नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति करियर में ऐसा कोई बात नहीं होती। यानी कि नौकरी, अगर हम कहीं नौकरी करेंगे, जॉब करते हैं, तो हमें क्या नियमित रूप से रोज़ाना डेली या जब भी टाइमिंग होगी, टाइमिंग के हिसाब से ऑफिस जाना पड़ता है, और टाइमिंग के हिसाब से वहाँ से छुट्टी मिलती है। बट कैरियर में क्या होता है, करियर में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम अपना खुद का करियर बनाते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से अपना खुद का काम स्टार्ट करते हैं, तो हम उसमें छुट्टी भी कभी भी ले सकते हैं, और ऐसी कुछ बात नहीं होती, उसमें हमें नियमित रूप से ऑफिस नहीं जाना पड़ता। हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, हम कभी भी छुट्टी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा भी सकती है, जबकि करियर में भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में कि नौकरी, अगर हम कोई कहीं भी जॉब करते हैं, तो अगर हमें जॉब के दौरान हम जॉब कर रहे हैं, और हमें हमारे जो बड़े हैं, हमारी जो कंपनी है, या फिर हमारा जो बॉस है नौकरी जिसके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा कोई बॉस होगा, या फिर हम किसी कंपनी में कर रहे हैं, तो वो कंपनी के जो भी हम काम कर रहे हैं, कंपनी के कहने पर या अपने बॉस के कहने पर, मान लीजिए हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारा कोई बॉस है और बॉस ने ये काम बताया कि ये कर लो, बट हमसे कुछ उसमें गलती हो गई, और ऐसे कोई डॉक्यूमेंट ख़राब हो गया, कुछ हमें गलती से बाय मिस्टेक हमसे कुछ ऐसा चीज़ हो गई कि जो उसको बुरा लग जाए, उसकी कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो वो तो हमसे गलती हो गई, और उसका नुकसान भी हमें भरना पड़ता है। उसका नुकसान क्या होता है, अगर कोई भी नौकरी के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार का अगर नुकसान हो गया उसका, तो उसके ज़िम्मेदार होने पर हमें नौकरी छूट भी सकती है, हमारी नौकरी भी जा सकती है, वो हमें नौकरी से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हमसे कोई गलती हो गई तो वो निकाल भी सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है वो रखें या ना रखें, तो वो इस बात पे हमें निकाल भी सकते हैं, नौकरी जा भी सकती है। जबकि करियर में भी ऐसा कुछ नहीं होता, करियर में नौकरी छूटने का डर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट में, नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, जबकि करियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। यानी एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, यानी कि पॉजिटिव नहीं है कि नौकरी के सारे नेगेटिव हो, नकारात्मक पहलू हो, और जो कैरियर हो उसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, सकारात्मक पहलू, ऐसा नहीं होता। दोनों में नेगेटिव भी होते हैं, दोनों में पॉजिटिव भी होते हैं। अब ये फोर्थ पॉइंट में बात आ रही है कि कैरियर में नेगेटिव पॉइंट आ गया एक, जैसे नौकरी अगर हम करते हैं तो नौकरी में एक ये फ़ायदा में होता है कि व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य, व्यक्ति अपने लक्ष्य वो नहीं करता, अपने व्यक्ति को कोई भी इंसान है तो वो कंपनी का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना होता है, कंपनी जो चाहती है उसको वो काम करना होता है।
लेकिन करियर में हम क्या होता है, करियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है हमें, कि जो भी हमारा काम है हम अकेले सारा काम कर रहे हैं। और जो भी हमें करना है, अपना करियर जिस चीज़ में बनाना है, जिस करियर बनाने के बाद जो हम करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो वो हमारे सारा तनाव, सारा जो हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी जो टेंशन है, वो हमें सारी खुद ही लेनी पड़ेगी। उसका कोई भाग ही नहीं होगा कि हम बांट दें अपनी टेंशन किसी और में। बट करियर में ऐसा होता है, और बट उसमें जो नौकरी में ऐसा नहीं होता, तो इसका अपोजिट है। अब बात कर लेते हैं जीविका यानी करियर की। तो इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको करियर जो है, करियर वाला टॉपिक सही से क्लियर हो जाए। तो जीविका हम किसे कहते हैं? करियर को। जीविका से आप समझ रहे होंगे कि ज़िंदगी, जीविका कोई भी ऐसी जीविका जिससे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों, वो हमारी ज़िंदगी गुजारने के काम आए। कैरियर, हम इसमें अपना ज़िंदगी गुजारें, कैरियर बनाएं। तो जीविका से आपको वर्ड से भी थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। तो इसमें क्या लिखा है? जीविका का मतलब उस व्यवसाय से है, उस काम से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है और अपनी जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है। तो जीविका का जो मतलब है वो उस काम से है, उस व्यवसाय से है जिसमें कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। जो भी उसको चीज़ चाहिए होती है वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, यानी जो उसको करना होता है वो अपना काम करता है और अपनी जो उसकी ज़िंदगी है, उसकी लाइफ स्टाइल है, उसको बनाए रखता है कैरियर में। जिसमें उसको कैरियर लेना पड़ता है, अपने फील्ड में काम करता है, किसी और के अंडर में वो काम नहीं करता। और सेकंड पॉइंट में है किसी व्यक्ति की जीविका या फिर कैरियर में उसके पसंद का व्यवसाय होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपना कैरियर बना रहे हैं तो हम अपनी पसंद की चीज़ में बनाएंगे, लेकिन अगर हम नौकरी करते हैं तो वो हम अपना हमारी पसंद की वो काम हो ना हो हमें करने पड़ते हैं, आदेश मानने पड़ते हैं। बट कैरियर में क्या होता है कि कैरियर हम अपने उसकी पसंद का व्यवसाय होता है, किसी भी व्यक्ति की पसंद का काम होता है। कैरियर में हम अपने पसंद का काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में करियर में कोई निश्चित आय इनकम नहीं होती, यानी जैसे नौकरी में हमें निश्चित हो जाती है पहले से ही कि हाँ तुम्हें इतनी पर्टिकुलर डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हें इतने दिन आओगे तो तुम्हें इतनी नौकरी मिलेगी, और अगर एब्सेंट करते हो तो फिर तुम्हें नौकरी मतलब किसी दिन की सैलरी कट जाएगी। बट जो कैरियर होता है उसमें कोई आय पक्की नहीं होती। अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि हम उसमें महीने के कितने कमा लें। हम कितने भी कमा सकते हैं महीने के, किसी महीने ज़्यादा भी हमारा काम बन सकता है, लेकिन किसी महीने कम भी बन सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, कैरियर में तो इस तरीके से होता है। लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब में जितनी फिक्स होती है पहले से उतनी ही हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत में परंपरागत व्यवसाय यानी कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। परंपरागत व्यवसाय किसे कहते हैं हम? परंपरागत व्यवसाय का मतलब है जो पिछले ज़माने से चले आ रहे हो, पुराने ज़माने से, यानी जो हमारे दादा परदादा उनके पापा वो सब करते आ रहे हो, यानी ऐसा काम जो भारत में शुरू से पुराने ज़माने से प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसा काम, ऐसा व्यवसाय, ऐसा ऑक्यूपेशन इंडिया का, भारत का, उसे कहते हैं परंपरागत व्यवसाय। तो बात करते हैं भारत में परंपरागत व्यवसाय के कौन कौन से क्षेत्र हैं। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं। तो कृषि यानी कि कृषि करना, यानी जैसे किसान करते हैं, किसान कृषि तो करते हैं, सब्जियां बोना, फ्रूट्स बोना, इस तरीके से कृषि की जाती है खेतों में। तो ये जो है कृषि भी भारत का पुराना व्यवसाय है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है कृषि वाला कार्य। सेकंड है मछली पकड़ना यानी कि फिशिंग करना। तो मछली पकड़ना भी पुराने ज़माने से भारत में चला आ रहा है, और ये भी अभी भी कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं, अभी तक करते हैं, मतलब ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। और थर्ड है हस्तशिल्प, जिसको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हाथ से कुछ हाथ का काम करना। यानी जैसे अब तो मशीन आ गई है, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई है। बट पहले क्या होता था भारत में, प्राचीन समय में, अब भी कभी कहीं होता है कि हाथ से कार्य होता है, हाथ से बुनाई करते हैं, हाथ से किसी चीज़ पर हम कह सकते हैं डिज़ाइन बनाते हैं धागों से। तो इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट भी होते हैं जो हाथों से करे जाते हैं। फोर्थ है बुनाई करना। फिफ्थ है भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले, यानी कि जो इंडियन क्यूज़ाइन होती है और स्पाइसेस होते हैं, यानी कि इंडिया के जो मसाले होते हैं और इंडिया के जो भी पाक प्रणाली कहते हैं हम खाने को, इंडिया के जो भी खाने होते हैं
और नेक्स्ट है चित्रकला, तो यानी कि पेंटिंग करना, ये भी भारत का व्यवसाय है पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है। अब इन सभी को हमने कितने पढ़े, 6। इन 6 पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छी तरीके से उस टॉपिक से परिचित हो, आपको वो टॉपिक अच्छे से आता हो। तो ये 6 के 6 हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। अब अपना सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या था, कृषि, यानी जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो जो कृषि है वो भी भारत का, इंडिया का जो है हम कह सकते हैं जो पुराने ज़माने से परंपरागत व्यवसाय है, जो पुराने ज़माने से प्राचीन काल से चला आ रहा है। कृषि हर कोई कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो पुराने ज़माने से चलता तो अब नहीं चलता। कृषि जो है आज भी बहुत ज़्यादा भारत में एक ऐसा व्यवसाय है जो मुख्य माना जाता है। आज भी बहुत लोग कृषि करते हैं भारत में, क्योंकि भारत की जलवायु ही ऐसी है। जैसे कि आप इसमें पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट है, आज भी कृषि ही भारत की अधिकतर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो उनका जो बहुत ज़्यादा मुख्य हम कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय वो कृषि ही है, यानी एग्रीकल्चर ही है। बहुत सारे लोग भारत के कृषि ही करते हैं आज भी, और उनका जो मुख्य व्यवसाय वो यही है। ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है, उसका कारण यही है कि जो भारत की जलवायु है वो कृषि के लिए ही अनुकूल है। यानी भारत की जो जलवायु है, हवा जो है वो इसी प्रकार की है जो जिससे हम कृषि बहुत अच्छी हो सकती है, जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बेनिफिशियल है कृषि करने के लिए। तो इसीलिए इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे लोग भारत में कृषि करते हैं, क्योंकि जलवायु की वजह से, जलवायु ही इसी तरीके की है भारत की, जो कि कृषि के लिए अनुकूल है। थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत की जो लगभग 70% जनसंख्या है वो आज भी गांव में ही रहती है। यानी कि जो इंडिया की 70% पॉपुलेशन है वो आज कहाँ रहती है, गाँव में ही, यानी विलेज में ही निवास करती है, गाँव में ही निवास करती है। 70% यानी आधी से ज़्यादा जनसंख्या भारत की गांव में ही रहती है अभी भी। फोर्थ पॉइंट है नकदी फसलें। अब मैं आपको बताऊंगी कि कृषि जो होती है, जो किसान कृषि करते हैं, खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वो कृषि जो है वो 2 फसलें करे जाती हैं। उसमें 2 फसलें होती हैं कृषि में, एक होती है नकदी फसलें और एक होती है आर्थिक महत्व वाली फसलें। तो नकदी फसलें हम उसे कहते हैं जो कहीं और जाकर बेचते हैं। उन फसल को, वो फसलें बोना जिससे हम क्या करें, वो फसलें निकालें और उसको कहीं और जाकर बेच दें, दूसरे देशों में जाकर बेच दें भारत के, या कहीं और जाकर उसको हम बेच सकते हैं, वो कहलाते हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं नकदी फसलें में सब्ज़ी, दालें, फल, गेहूँ, ये सारी ऐसी हैं जो हम कहीं और जाकर इसको बेच सकते हैं। जैसे सब्जियां बेची जाती हैं कहीं कहीं जाके, दालें बेची जाती हैं कहीं और जाके, गेहूं और फल भी बेचे जाते हैं। तो ये आ जाती है नकदी फसलें में। और जो आर्थिक महत्व वाली फसलें होती हैं वो होती हैं जिससे काफ़ी महत्व हो रहा हो, उसमें जैसे चाय, कॉफ़ी, कपास, रबड़, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत जो है वो अदरक, काली मिर्च, हल्दी, काजू, नारियल, ये जो भी मैंने आपको बताया इन सब का बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि भारत में ये इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, बहुत बड़ा उत्पादक करता है भारत। अदरक का, नारियल का, काजू का, काली मिर्च का और हल्दी का, इन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। इसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती हैं और बनती भी हैं यहीं पर। भारत में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में बनाई जाती हैं। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा हस्तशिल्प, जिसको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट मैंने आपको बताया था जो बिना मशीनों का यूज़ करें हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई भी चीज़ हम हाथ से बना रहे हैं उसे क्यों कहते हैं, हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, हैंडीक्राफ्ट यानी कि ऐसा क्राफ्ट जो हैंडी हो, यानी कि हैंड से बना रहे हो। तो हाथ से हाथ को क्या कहते हैं, हैंड, और क्राफ्ट कहते हैं कोई भी क्राफ्ट करने को। तो हैंडीक्राफ्ट को आप नाम से भी समझ सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की बहुत मांग है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें
यानी आज के समय की, तो आज के समय में जो भारत में हस्तशिल्प जो भी उत्पादक हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट कोई भी चीज़ है जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी विदेशों में भी मांग है। यानी कि भारत की जो हस्तशिल्प उत्पादक हैं उसकी बहुत ज़्यादा मांग है विदेशों में भी, विदेशी लोग भी भारत के हैंडीक्राफ्ट को पसंद करते हैं। और सेकेंड पॉइंट में है इसी कारण विभिन्न प्रकार के शिल्प कला जैसे कि अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं इसी प्रकार से भारत में। जैसे कि क्या क्या बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, आभूषण बनाना, आभूषण बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं हाथों से, बुनाई करी जाती है हाथों से, रंगाई भी हाथों से करी जाती है, हाथी के दांत बनाना, कांच की चूड़ियाँ भी हाथों से बनाई जाती हैं, मूर्ति कला भी करते हैं वो भी हाथों से बनाई जाती है बिना मशीनों का यूज़ करे, लोहे और मिट्टी की वस्तुएँ बनाई जाती हैं, दरी बनाई जाती है, कारपेट बनाए जाते हैं, धागों को करके कारपेट बना लिए जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो भारत में हैंडीक्राफ्ट है यानी कि हस्तशिल्प है जो कि हाथ से बनाए जाते हैं, और इन चीज़ों की विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग रहती है। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है बनाना ग्रामीण जनता की जीविका का प्रमुख साधन बन गया है। यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं मैक्सिमम वही लोग इन चीज़ों को बनाते हैं, और उनका मुख्य व्यवसाय यही चीज़ होती है कि वो उनके पास इतनी सहूलियत नहीं होती वो मशीनों का यूज़ करें, तो वो हाथ से ही अपना काम करते हैं और हाथ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के बेचते हैं, और उनका मुख्य व्यवसाय यही होता है। यानी कि हस्तशिल्प उनका हैंडीक्राफ्ट मुख्य व्यवसाय कहलाता है। अब बात करते हैं अपना थर्ड जो कि हमारा है बुनाई, जिसको हम कहते हैं वीविंग। यानी हम कहते हैं ना कि जैसे ऊन से बनाए जाते हैं कपड़े बना लिए जाते हैं, ऊन का धागा ले लेते हैं और उसको बुनकर उसको बुनते हैं और उससे जो है कपड़े बना लिए जाते हैं। तो इसमें यही है बुनाई, उसी को कहते हैं। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उसको पढ़ते हैं। भारत अपनी बुनाई कला के कारण है विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। यानी भारत जो है इंडिया में क्या होते हैं, इंडिया में वीविंग होती है, यानी भारत में बुनाई कला है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में बुनाई होती है और इस बुनाई की वजह से ही, इस बुनाई के कारण ही क्या हो पाया है कि भारत में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग तरह के कपड़े जो हैं वो उत्पादन में आ रहे हैं। यानी कि जो भारत है वो अलग अलग तरह के कपड़ों का प्रमुख उत्पादन देश बन गया है, वो भी बुनाई की वजह से। और सेकंड है ग्रामीण स्तर पर बुनाई एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। यानी कि जो गांव के जो विलेज होते हैं उनमें ही ज़्यादातर बुनाई जो है एक प्रमुख उद्योग बन गया है, यानी कि कुटीर उद्योग बन गया है। वहाँ पर अगर हम देखें तो शहरों में कम कराई जाती है वीविंग, लेकिन गांव में देखें तो उसके शहरों के मुकाबले वहाँ पर ज़्यादा बुनाई होती है। अब थर्ड पॉइंट है भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ पर हर राज्य हर स्टेट के अपने अलग अलग कपड़े होते हैं, अपने अलग अलग वस्त्र होते हैं जो उस क्षेत्र की जीवन शैली की प्रतीत होते हैं। यानी कि आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो आपको अलग ड्रेस देखने को मिलेगी, आप पंजाब में चले जाओ तो आपको पंजाबी स्टाइल ड्रेस देखने को मिलेंगी, आप कहीं किसी अलग अलग रिलीजन में देख लो आपको अलग अलग ड्रेसेस देखने को मिलेंगी। बट जो मेन होती हैं वो साड़ी और सूट शलवार ही रहता है भारत के मेन जो ड्रेसेस होती हैं। फोर्थ है इसी कारण हाथ से बुने भारतीय वस्त्रों की विदेशों में बड़ी मांग है। यानी कि इसी वजह से भारत में इतनी तरह की बुनाई होती है, इतने तरह के कपड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े, और हर स्टेट का अलग अलग कपड़ा होता है। इसी वजह से यही रीज़न है कि हाथ से जो हैंड से बुनाई होती है, यानी कि वीविंग हाथ से कराई जाती है, हाथ से कपड़े बुनते हैं, और उसी के भारत जो है वस्त्रों की विदेशों में ही मांगे। यानी कि जो विदेश भारत से बाहर के जो देश हैं, विदेशी जो देश हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसकी मांग है भारत के बुने कपड़ों की, जो कि हाथ से हैंडीक्राफ्ट हम उसको कह सकते हैं। अब आई होप आपको ये अच्छे समझ आए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है हमारा भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले, यानी इंडियन क्यूजाइन एंड स्पाइसेस। पाक प्रणाली कहते हैं हम क्यूजाइन को, यानी कि फूड को, अलग अलग तरह की डिशेस को खाने को कहते हैं पाक प्रणाली, क्यूजाइन भी, और मसाले कहते हैं हम स्पाइसेस को। तो इसमें क्या पढ़ना है कि भारत अपने व्यंजनों की विविधता तथा मसालों को लेकर भी पूरे विश्व में बहुत फेमस है। यानी भारत जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें अपने खाने को लेकर, अपने डिशेस को लेकर अपनी इतनी सारी वैरायटी है, डिशेस में विविधता है, इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं, इतनी तरह तरह की डिशेस मिलती हैं भारत में।
देखने को मिलती हैं और मसाले इतनी तरह के देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों की वजह से भारत जो है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और इन दोनों चीज़ों की, भारत के इतने टेस्टी फूड्स की, डिशेस की जो है विदेशों में बहुत मांग भी रही है। आज भारत के व्यंजनों की हर देश में ज़बरदस्त मांग है। जो बाहर के देश होते हैं, विदेश, उसमें बहुत ज़्यादा भारत के व्यंजनों की, भारत की डिशेज़ की और भारत की हम कह सकते हैं क्यूज़ाइन या फूड की हर देश में ज़बरदस्त मांग है, जिसके कारण जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। यानी कि इसमें भी कैरियर अवसर जो हैं बढ़ने लगे हैं, क्योंकि इससे भी फ़ायदा हुआ है इंडिया को। जो जैसे हम कह सकते हैं, अगर विदेश में मांग होगी किसी भी भारत के व्यंजन की, किसी भी स्पाइसेस की, मसाले की, तो क्या होगा, वो निर्यात होंगे, वो दूसरे देश में जाएंगे, तो उनको उसका प्रॉफिट भी होगा बहुत। तो इसलिए इस क्षेत्र में, इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध हुए हैं अवसर, अलग अलग तरह के जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं। इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा लोग व्यंजन में, डिशेज़ में और मसालों में भी काम करने लगे हैं। थर्ड पॉइंट में है, भारत सदियों से ही अलग अलग प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है। यानी कि पुराने ज़माने से ही, सदियों से भारत में चला आ रहा है कि अलग अलग तरह के मसाले और अलग अलग तरह के हम कह सकते हैं जो पाक प्रणाली है, खाने जो डिशेज़ हैं, अलग अलग तरह के टेस्टी फूड्स जो हैं भारत के, वो पुराने ज़माने से ही बहुत बड़ा उत्पादक रहा है भारत। और उसमें निर्यातक भी है भारत, यानी कि दूसरी कंट्री को भी देते हैं और निर्यात भी करता है अपनी क्यूज़ाइन, अपने मसाले दूसरी कंट्री को निर्यात भी करते हैं और बहुत ज़्यादा उत्पादक भी करते हैं इस चीज़ का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपना वास्तुकला टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट है, जिसको हम कहते हैं विजुअल आर्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं पेंटिंग। विजुअल आर्ट्स कह लो या फिर पेंटिंग कह लो, एक ही बात है, वास्तुकला। तो इसमें क्या है, इसमें हमें ये समझना है, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इस पार्ट में हम बस इतना ही करेंगे और ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में थोड़े से टॉपिक्स बच गए हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो भी टॉपिक्स इसी में करते हैं तो ये काफ़ी बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए वो टॉपिक जो है हम कुछ अपने नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है विजुअल आर्ट्स यानी पेंटिंग, वास्तुकला का। भारत में चित्रकला का प्रचलन हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है। यानी कि जो भारत में पेंटिंग होती है, चित्रकला होती है, वो ऐसा नहीं है कि अभी से ये आर्टिस्ट जो हुए हैं भारत के, वो अभी से स्टार्ट हुए हैं पेंटिंग करना, ऐसा नहीं है। बट जो भारत है, इंडिया जो है, उसमें चित्रकला जो होती है, जो पेंटिंग होती है, वो पुराने ज़माने से, सदियों से, यानी हम ये कह सकते हैं कि हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है ये पेंटिंग का सिलसिला। बहुत पहले भी पेंटिंग हुआ करती थी भारत में, वो कुछ अलग टाइप्स की थी। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उस प्रकार से अब अलग हो गई है, बस इतना डिफरेंस है। भारत के अलग अलग भागों में वास्तुकला की भिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जो अलग अलग धर्मों को दर्शाती हैं। यानी कि जो भारत है, इंडिया जो है, उसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, बहुत वैरायटी की पेंटिंग्स, और वो अलग अलग धर्म की भी पेंटिंग्स हो सकती हैं। यानी कि अलग अलग जो रिलीजन है उसकी पेंटिंग्स भी होती हैं, अलग अलग जो धर्म होते हैं उसको भी दर्शाती हैं पेंटिंग्स, और अलग अलग तरीके की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ की पेंटिंग देखने को मिलती है भारत में। और धर्मों की, जैसे कि इस्लाम धर्म की भी देखने को मिलती है, हिंदू धर्म की भी देखने को मिलती है, सिख धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म की भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और आपने देखी भी होंगी, इमेजेस देखे होंगी आपने, गूगल वगैरह में आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएंगी। बहुत प्यारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स होती हैं, अलग अलग रिलीजन की भी होती हैं, और रिलीजन के अलावा देखा जाए तो वैसे भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। एंड जो 6 मैंने बताए थे आपको, हम पढ़ रहे थे जो ट्रेडिशन है इंडिया के, यानी जो परंपरागत व्यवसाय जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, वो भी हमने पढ़ लिए सारे। एंड आई होप आपको अच्छे से सारे समझ आए हो, एंड जो भी बताया आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई है। बट आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एंड कमेंट करके भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, एंड क्या मेरी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। कुछ कमी हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।